नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस भी लोगों में तेजी से फैल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक के 7,251 मामले सामने आए हैं और 219 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस के मामले उन कोविड मरीजों में देखे गए हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और स्टेरॉइड का ओवरडोज हो गया होता है या फिर डायबिटीज की शिकायत हो। ब्लैक फंगस के अलावा बिहार में व्हाइट फंगस के भी कुछ मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण के कारण इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी की डिमांड भी बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया कि केंद्र देश में मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवा की खरीद करें। अभी कोरोना महामारी से देश उभर नहीं पाया है कि ब्लैक फंगस का काला साया मंडराने लगा है। कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण एक और खतरा बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद या साइनस और देखने की क्षमता पर आंशिक रूप से असर शामिल है। तेजी से फैलने वाला ये फंगल इन्फेक्शन मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है। इस बीमारी में कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल गई। अगर समय रहते इलाज न मिले तो मरीज की मौत हो सकती है। ये फंगल संक्रमण ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखा गया है जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन असर कर रहा है जो कोरोना की चपेट में आने से पहले किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे और उनका इलाज चल रहा था। इस कारण ऐसे लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जब ये अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो वहाँ के पर्यावरण में मौजूद फंगल उन्हें बहुत तेजी से संक्रमित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले स्टेरॉइड भी इस फंगल इन्फेक्शन का कारण बन रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्लैक फंगस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से सतर्क रहना और एक्शन लेना है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। वहीं व्हाइट फंगस के कुछ मामले फिलहाल बिहार में देखे गए। ब्लैक फंगस की तरह ये भी शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि व्हाइट फंगस फेफड़ों, किडनी, आंतों, पेट, प्राइवेट पार्ट्स और यहाँ तक कि नाखूनों में भी बहुत आसानी से फैलता है और पूरे शरीर को संक्रमित कर देता है। हालांकि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तरह जानलेवा है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं व्हाइट फंगस में ऐसा नहीं है। बिहार में व्हाइट फंगस के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें मरीजों को कोरोना जैसे ही लक्षण थे, लेकिन इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह कोविड-19 के गंभीर मामलों में कई तरह से स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह व्हाइट फंगस के बारे में भी पता लगाने के लिए कई टेस्ट कराने की जरूरत है। इसमें भी HRCT स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। व्हाइट फंगस गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बचाव के लिए अपने आसपास सफाई रखनी जरूरी है, क्योंकि सारे फंगस मुख्य रूप से गीली मिट्टी में पनपते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं। सांस के जरिए अंदर जाकर ये मरीज को और बीमार कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात करेंगे उस फंगस की जो कि जाहिर तौर पर जानलेवा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लैक फंगस जाहिर तौर पे एक मुसीबत यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक चुनौती भी सरकार के लिए बना हुआ है। इससे निजात पाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस आज विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जी जुड़ गई हैं, सलाहकार है ICMR की। डॉक्टर राहुल भार्गव जी
हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुनीला गर्ग जी आपसे है। डॉक्टर सुनीला, मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि ये समस्या जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, ब्लैक फंगस, और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो केसेस हैं वो भी लगातार दिखने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में कितनी गंभीर समस्या आप समझ पा रही हैं? डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर राहुल का रुख करते हैं। डॉक्टर राहुल, आवाज मिल रही है आपको? जी। कितनी गंभीर समस्या आप समझते हैं ब्लैक फंगस के? देखिए, जिस प्रकार से पहली बात तो हीमेटोलॉजिस्ट के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के लिए ये कोई नई समस्या नहीं है। आपको ये समझना आवश्यक है कि हमारे देश में ये जिस प्रकार से महामारी बन के आई है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड से लोग ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस थे। जिस प्रकार से सिर्फ मोर्टालिटी नहीं, ये फंगस सिर्फ मारती नहीं है, अगर बच भी जाते हैं तो किसी की आंख चली जाती है, किसी का जबड़ा चला जाता है, किसी के तालुए में छेद हो जाता है। तो मॉर्बिडिटी तो है ही है, मोर्टालिटी तो है ही है, मॉर्बिडिटी भी साथ में है, और उसके साथ में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी है। और उससे ऊपर जो धोरी मार है वो ये है कि हमारे को दवाई नहीं मिल पा रही। तो क्या अगर हमको सारी दवाइयां मिल पा रही होती और केसेस निरंतर में होते तो शायद मोर्टालिटी को हम 10-12% पे ले आते। तो नॉलेज का अभाव होना पहली चीज, दूसरी चीज नंबर्स का तेजी से बढ़ना, और तीसरा दवाई का ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये आज की परेशानी के लिए एक ये परेशानी है जो जल्द से जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि लोग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। हमको जरूरत है इस बात के जानने के लिए कि हमको इसको सशक्त तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता का रुख करते हैं। डॉक्टर अनीता, महामारी से क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं? ओके, अभी बता रहे हैं कि हमको दिखाई दिया है कि ब्लैक फंगस कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, काफी स्टेट में आ गया है। म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक बोन से है। ये फंगल इन्फेक्शन नया कुछ नहीं है, पहले भी था, बट अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पे हमारा कोरोना पेशेंट ज्यादा है, जो वेंटिलेटर में है, वाटर जिसमें पानी यूज कर रहा है वेंटिलेटर के वजह से ऑक्सीजन आ रहा है, उसी में ज्यादा दिखाई देता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा अभी आप अपने अभी तो बताए थे कि कितना लाखों मरीज डेली नया नया वायरस इन्फेक्शन में आ रहे हैं, और बहुत सारे मरीज अभी जा रहे हैं आईसीयू एंड वेंटिलेटर के लिए। एंड मेनी ऑफ देम, इंडिया इज द हब ऑफ डायबिटीज। बहुत सारे पेशेंट हमारा इंडिया में है जिसका डायबिटीज है, एंड बहुत सारे आदमी का कंट्रोल नहीं है। तो अनकंट्रोल डायबिटीज, कोरोना स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली, आपने डेटा अभी बताया है। बहुत सारे नेशन आईसीयू वेंटिलेटर में जा रहे हैं। इसी हिसाब से हमारे पास इतना तेज से ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है। बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, हम लोग काफी देखे हैं, कभी कभी रेयर इट्स कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, जिसका इम्यूनिटी कम है, जिसका शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिसका ब्लैक फंगस होते हैं, सही ढंग से इलाज करके ठीक हो जाते हैं। तो इतना गहरा, इतना इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम ऑल दीस डेज। अभी इस सिनेरियो में इतना तेजी से बढ़ रहा है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हम लोग जानते नहीं थे होगा, बट अचानक नॉट ओनली फंगस और भी दूसरा चीज आने शुरू हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। तो उसके लिए डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक। आई थिंक इट इज अ गुड स्टेप कि हम लोग आगे प्रिपेयर हो जाएंगे कैसे करने के लिए, हाउ टू कंट्रोल दिस। उनका एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल डॉक्टर जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, हम लोग रेडी करके रखेंगे, बेड भी रेडी करके रखेंगे। अभी सर्जन का भी जरूरत होगा क्योंकि काफी मरीज को सर्जरी भी करना है, तो इसी आपसे वी विल बी ऑल प्रिपेयर्ड एंड नोटिफाई भी करना है। तो एक केस आएगा, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने उसको नोटिस करना है, यस ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है, ठीक है, नोटिफाइबल, इट हैज टू बी ट्रीटेड एंड द ड्रग हैज टू रीच इन द। ठीक है डॉक्टर अनीता, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये ब्लैक फंगल के लगातार जिक्र किया जा रहा है, ये जाहिर तौर पर कई राज्य इसको महामारी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि ब्लैक फंगल जैसी बीमारी जो है वो अब लग रही है इंसान को या फिर चपेट में ले रही है, लक्षण क्या है इसके? राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
चले लक्षण बिल्कुल जी, राहुल भार्गव आप बताइए। जी डॉक्टर राहुल। लक्षण बिल्कुल सिंपल हैं। जिसको भी कोविड के बाद, रिकवरी के बाद सर में दर्द हो रहा हो, एक तरफ की सूजन आ रही हो, आंख से रोशनी कम दिख रही हो, आंख से पानी आ रहा हो, नाक से खून आ रहा हो, खांसी बढ़ रही हो, बुखार चल रहा हो, ये सारे लोग ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित हो सकते हैं। हमको साइंटिफिक नाम, ठीक है, एक सेकेंड डॉक्टर राहुल मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। डॉक्टर राहुल मुझे ये बताइए कि कोविड से रिकवरी के बाद ही ये समस्या आती है या फिर उसके अलावा भी ये समस्या हो सकती है? और दूसरी बात, अगर ये कहा जाता है कि शुगर पेशेंट, एक सेकेंड, अगर ये कहा जाता है कि शुगर पेशेंट को इस तरह की समस्या हो रही है, स्टेरॉइड अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तब ये समस्या होती है, आईसीयू से अगर जो पेशेंट बाहर निकल के आता है उसको ये समस्या होती है, इनके अलावा भी जो लोग बेसिकली माइनर सिम्टम जिसके हुए या फिर कोरोना पॉजिटिव निकल के आए उसके बाद फिर वो नेगेटिव हो गए, उनको भी ये समस्या हो सकती है क्या? किसी को भी समस्या हो सकती है क्या? नेहा जी, 3 चीजें समझिए। एक, ब्लड कैंसर के पेशेंट में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट में होती है, अमूमतः दूसरे मरीजों में नहीं होती। अब कोविड की बात करते हैं। जिनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम हुए हैं, जिनको स्टेरॉइड मिली है, जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक नहीं हुआ है, ज्यादातर लोग वैसे हैं। पर 2 से 4% ऐसे भी लोग हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में थे, जिनको स्टेरॉइड नहीं मिली, जिनको अपनी शुगर के बारे में नहीं पता था, वो भी म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित हो गए और वो सिम्टम्स से आए। उनकी डिजीज माइल्ड थी पर सिम्टम्स, क्योंकि आप जैसे चैनल ने रिस्पॉन्सिबली लोगों को ये बात पहुंचाई, उसकी वजह से लोग अपने सिम्टम लेके आए तो उनको म्यूकरमाइकोसिस पता चला। इसका मतलब स्टेरॉइड के साथ में शुगर का बढ़ना प्लस वायरल इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि म्यूकरमाइकोसिस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हो। तो सारे लोग 95% लोग मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के हैं और 5% वो लोग हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं मिली फिर भी म्यूकरमाइकोसिस हो गया। उसकी तकदीर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो तबका है जो शायद वायरस अपने आप बॉडी के इम्यून सप्रेशन कर रहा हो और साथ में शुगर बढ़ा रहा हो। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 30 से 40% लोगों को आज तक यही नहीं पता कि वो शुगर के मरीज हैं, शुगर से ग्रसित हैं। क्योंकि जब उनका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 3 मंथ का मापदंड नापा गया तो 10, 11, 12 निकला। वो अचंभित थे कि हमें शुगर इतने दिन से चल रही है। तो नेहा जी, बहुत सारे कारण है। इसके साथ एक बहुत बड़ा कारण एनवायरमेंटल भी है। अगर हम बात पूछे कि रिकवरी ट्रायल में 15,000 लोगों को जिनको स्टेरॉइड यूके में मिली थी, कितने लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हुई थी? शायद बहुत सारे लोगों को नहीं हुई थी। जी जी जी, तो जाहिर तौर पे इस पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर सुनीला गर्ग का रुख करते हैं। डॉक्टर सुनीला जी, सवाल मेरा आपसे है कि मैम इसको महामारी क्यों घोषित करना पड़ा, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि महामारी घोषित करने के क्या मापदंड होते हैं, किस वजह से और किस आधार पर महामारी घोषित किया जाता है? चले डॉक्टर अनीता का रुख करते हैं। डॉक्टर अनीता, सवाल ये है कि क्या मापदंड रहते हैं जब महामारी घोषित किया जाता है किसी भी बीमारी को? तो अगर आप जो महामारी जैसे आप कोरोना वायरस का डिक्लेयर किया गया, अभी तक ये वाला महामारी डिक्लेयर किया, तो इट्स अ नोटिफाइबल डिजीज। हमको सेंटर एंड स्टेट में रजिस्टर करना पड़ता है कि केसेस कितना है, कौन सा हॉस्पिटल में कौन सा केस आया है, तो रजिस्टर करना है। उसके साथ साथ पेशेंट अटेंडर को भी बताना है और आइसोलेशन करना है, क्योंकि ये कोरोना स्प्रेड भी हमारा ख्याल से इसका भी शॉर्टेज होने लगेगा, बिकॉज अगर जाकर करते रहेंगे तो ये वाला दवा भी आपको रजिस्टर करना है, पेशेंट के नाम में रजिस्टर करना है और उसके बाद वो रिलीज करना है सही ढंग से फार्मेसी में जिस पेशेंट या कहीं पे भर्ती हुआ है। अक्रॉस द काउंटर ये दवा खरीदना नहीं चाहिए, ओके, एंड होर्डिंग नहीं करना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं करना चाहिए। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या होता है, वी आर अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर डायग्नोसिस नहीं होगा, ओवर डायग्नोसिस नहीं होगा, सही ढंग सब आदमी को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और जो डेटा भी कलेक्ट करते हैं, कितना आदमी से कोविड था, कितने के पास डायबिटीज था, कितने के पास डायबिटीज नया हुआ, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव, बिल्कुल, तो डेटा के आधार पर ही कहीं ना कहीं इसे महामारी घोषित किया जाता है। उसके बाद रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं हमारे साथ साथ, इतना पेशेंट हमने ट्रीट किया, कितना रिकवरी हुआ, कितना
बात आज ब्लैक फंगल की हो रही है क्योंकि लगातार ये बीमारी फैलती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों ब्लैक फंगस हो रहा है, क्यों म्यूकोरमाइकोसिस ये समस्या जो है वो लगातार अपने पांव पसारती जा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसके जो केसेस हैं वो सामने आ रही हैं, क्यों होती है ये महामारी, क्यों होती है ये बीमारी? चले डॉक्टर राहुल, ये समस्या आखिर क्यों सामने आ रही है बार बार, ये समझाने की कोशिश करें। आज से पहले म्यूकोरमाइकोसिस जैसी समस्याएं जब भी आती थी जब इम्यूनो सप्रेशन होता था, इसमें हमारे को 3 प्रमुख कारण समझने जरूरी हैं। इन्वायरमेंटल, जहाँ पे ये फंगस होती है, स्पोर्स वो कहाँ से आती है, जहाँ पे मैन्योर हो, खाद हो, जहाँ पे चीजें सड़ रही हो या सफाई ना हो, वहां पे ये स्पोर पनपते हैं, हवा में जाते हैं, आपके नाक से मेरे नाक से अंदर जाते हैं, पर हमें म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा इम्यून है। अब कोविड के समय में कोविड ने वायरस ने बॉडी के इम्यून सिस्टम को शायद दबाया, उसके बचाने के लिए हमने स्टीरॉइड यूज करी और स्टीरॉइड यूज करने के साथ में हमारी शुगर जो हुई वो बढ़ी, जिसका कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुआ। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हम कॉकटेल यूज कर रहे हैं, जैसे टोसिलिजुमैब है, उसमें 13% लोगों को होता है। साथ में हमने इंडिस्क्रिमिनेट एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का जो यूज किया, उसने शायद एक फ्री रन दे दिया फंगस को फैलने के लिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, ये समझाया हमें। डॉक्टर राहुल एक सेकेंड, ये समझाए कि अगर ब्लैक फंगस जो है ये संक्रमित बीमारी है क्या, एक से दूसरे को फैल रही है क्या? नहीं नेहा जी, मैं आपके साथ भी बैठा रहूं और मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हो तो आपको वो बीमारी नहीं फैलेगी, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, एनवायरमेंट के थ्रू फैलती है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो जो लोग उसके साथ देख रहे हैं, डॉक्टर अनीता मानेंगी इस बात के लिए कि हमने इसका भय बना दिया है कि संक्रामक बीमारी नहीं, ये आपकी खुद की इम्यून सिस्टम के ना काम करने की वजह से है, उसकी वजह से जो शुगर बढ़ी हुई है आपकी, जो आपने स्टीरॉइड ली है। और क्यों चीज रूरल इंडिया से आ रही है ज्यादा, या आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि रूरल इंडिया में क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टीरॉइड का बहुत लंबे समय तक इनडिस्क्रिमिनेट उसके जो डोसेज है उसको ज्यादा देना, ये सारे कारण हैं। बट इसके साथ आज आपके चैनल से एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हम सब, डॉक्टर अनीता और हम सब पिछले 20 साल से 25 साल से स्टीरॉइड देते आए हैं, हमने कभी इतनी म्यूकोरमाइकोसिस नहीं देखी, हमने अपने मरीजों में नहीं देखी। तो इस बार क्या वायरस भी इस म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहा है? ये रिसर्च का कारण है। और बिल्कुल ये रिसर्च का कारण है। लेकिन डॉक्टर अनीता, अभी तक जो केसेस सामने आए हैं, क्या एज ग्रुप रहती है इस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है, उन मरीजों की क्या एज ग्रुप रहती है? क्या कोई क्राइटेरिया है कि कुछ एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो समस्या है वो हो रही है? या अभी तक देखिए, इट्स ओनली 1 मंथ हम लोग के ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं। ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है कि सही ढंग से बोलने के लिए। ओके, अभी खाली कितना केसेस में आया है, कितना हॉस्पिटल में आया, कौन सा स्टेट में कितना परसेंटेज पता है। और ब्लैक फंगस हमारा आई, नाक, कान यहाँ पे अफेक्ट करे, इसको पता है। इसके ज्यादा और कुछ डेटा हमारे पास नहीं है। बट ये हम आपसे बोल सकते हैं कि क्या होता है, जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट, जिसका डायबिटीज, लॉन्ग टाइम, किडनी ट्रांसप्लांट, हाई डोज स्टेरॉइड सप्रेसिव लेता है किसी कारण के लिए, इस आदमियों के अंदर इम्यूनिटी कम है। तो लगातार ये जो म्यूकोरमाइकोसिस इस दिस सेट ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसप्लांट पेशेंट, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, अनकंट्रोल्ड डायलिसिस, एक साथ हमने कैटेगरी बता चुके हैं, इनको ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी देखा गया है, सम पीपल आर नॉन कोविड, दे भी आया है, प्रोवाइडेड दिस इज दीज क्राइटेरिया आर प्रेजेंट। एंड कोविड के साथ साथ हमारा सब प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीजन विद वाटर उसमें भी प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। और हमने एक रिपोर्ट देखा आज सुबह, देयर इज अ स्मॉल स्टडी व्हिच इज सेइंग दैट अगर आपने मास्क अब सही ढंग से धोया नहीं, तो गंदा सा मास्क है और आप रेगुलर उसको यूज कर रहे हैं, दिखाई दे गया देन सम ट्रेंड कि म्यूकोरमाइकोसिस हमारा नाक, मुंह के अंदर इसी अनहाइजीनिक मास्क से भी होते हैं। बिकॉज आपको पता है इसी कंडीशन में बहुत सारे अवेयरनेस नहीं है रूरल इंडिया, काफी अर्बन इंडिया में भी, तो वो लोग सेम मास्क बार बार यूज करते हैं। तो स्मॉल स्टडी बट नॉट कंफर्म
बट आई जस्ट मेंशन बिकॉज हम आज सुबह न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है। दिस मे बी द 7th कैटेगरी जिसका म्यूकोरमाइकोसिस आ सकता है। ठीक है। डॉक्टर राहुल, ये भी हमें समझाए, क्योंकि आजकल ना सिर्फ ब्लैक फंगस, एक व्हाइट फंगस जैसी बीमारी भी सुनने को मिल रही है। ये क्या है व्हाइट फंगस? आवाज मिल पा रही है आपको डॉक्टर राहुल? ब्लैक फंगस क्या है? जी डॉक्टर अनीता, आप बताइए। ओके, यस। और ये होते ही रहते हैं हमारा बॉडी के अंदर फंगस रहते हैं, विच इज वो अपना शरीर के साथ मिल करके मिलजुल के सब कोई रहते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एक ब्लैक फंगस बाहर से भी दिखाई देता है, तो के ऊपर, यूटेंसिल्स, पैर के नीचे, सब जगह में होता है। थोड़ा बहुत रहते हैं, अपने आप चल जाता है। हमारा शरीर में भी है, नाक के अंदर है, तो जहाँ हमारा वजाइना के पास, टट्टी करने के रास्ता के पास भी है, तो वो अपने आप रहते हैं बॉडी के अंदर, सिम्बायोसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाला तेज से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी, हमने बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी कैंसर, यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ट्रांसप्लांटेशन का पूरा घट जाता है। उसके साथ साथ उसके ऊपर कोविड, और वो फंगस बढ़ने लगता है। इट स्टार्ट ग्रोइंग। जो मुंह के अंदर फंगस रहते हैं, अभी वो वरुलेंट हो गया, आंख इफेक्ट कर रहा है, मुंह इफेक्ट कर रहा है, दांत इफेक्ट कर रहा है, चिक बोन्स इफेक्ट कर रहा है, और बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए आज दे आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन। अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिया गया, हम फैलते रहते हैं। अगर हमको कंट्रोल में है, तो हम अंदर अपने साथ अच्छे से रहेंगे। इट इज नॉट इन्फेक्शियस, बट अभी एपिडेमिक क्यों बोला जाता है? काफी मरीजों के अंदर ये फैल रहा है। ऑल्सो वन थ्योरी है, जो मोल्ड है फंगस का, वो हवा में है वायरस के तरह, वो थोड़ा जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन थ्योरी। आपका सब क्वेश्चन का सही ढंग से आंसर देने के लिए हम लोग को कुछ टाइम चाहिए, स्टडीज भी चाहिए। अभी एपिडेमिक डिक्लेयर हो गया, वी विल नो मोर अबाउट डिजीज एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट, और हमको तरीका मिल जाएगा किसको क्या करना है। नहीं, ब्लैक फंगल और व्हाइट फंगल में क्या अंतर अभी तक आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या अंतर है इसमें? ब्लैक फंगस इज म्यूकोरमाइकोसिस, वो ब्लैक कलर का होता है। व्हाइट फंगस दूसरा कलर का होता है। देखिए, अगर आप कुछ खाना बाहर पे रखेंगे कुछ देर के लिए, देखेंगे ऊपर में ग्रीन कलर का जैसा हो रहा है, लेयर हो रहा है। कुछ भी खाना रख लीजिए बाहर पे, 2 दिन के लिए फंगस ग्रो हो जाता है। वन इज दिस म्यूकोरमाइकोसिस, एक तरीका का फंगस है। फंगस काफी तरह का है, एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस, म्यूकोरमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस, बहुत सारे हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस वो एक वैरायटी है। एंड व्हाइट फंगस में रेड्स को बोलते हैं व्हाइट, क्योंकि उनका रंग काला नहीं है, तो व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट फंगस हम लोग देखते हैं कैंसर पेशेंट में, हम लोग ट्रीट करते हैं। जो दवा अभी आया है एम्फोटेरेसिन एंड लाइसोसोमल, हम लोग रेगुलरली ये दवा यूज कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का किस तरह से कोरोना से रिलेशन है, कैसे रिलेट करेंगे आप इन्हें? नेहा जी, सिंपल सी बात है। पहले साइंटिफिक टर्म, ब्लैक फंगस मतलब म्यूकोरमाइकोसिस और व्हाइट फंगस मतलब कैंडिडा। कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तब आता है जब मेरी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, या प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं वो कम हो। हमने जो स्टेरॉइड खिलाई हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, उसकी वजह से ये बीमारियां उजागर हो रही हैं। ये बीमारियां नई नहीं है, पुरानी है। हम सब इसको डील करते आ रहे हैं अपने अपने करियर में। इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस, जब भी आप बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस की दवाएं देते हैं, आप बहुत सारी इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो शरीर में होती है, मुंह में होती है कॉमनली, और पूरे शरीर में फैलती है। तो ये समझना आवश्यक है कि फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, कि जहां पे उसको जगह मिलती है और सही होस्ट मिलता है, वो वहां ग्रो करती है। अगर आप नहीं, डॉक्टर राहुल, ये कोई नई बीमारी नहीं है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। सिर्फ आज इस तरह से क्यों चीजें निकल के सामने आ रही है कि लगातार मरीजों की मौत हो रही है? ये फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि किडनी, नाक, आंख, मुंह सब में फैल रहा है, जबड़ा तक खराब कर रहा है। क्यों? नेहा जी, उसका कारण है एक है अज्ञानता। शायद हम इससे पहले चीजों के बारे में जानते नहीं थे। दूसरी चीज, जिस प्रकार के 4 लाख केसेस रोज आए, उसमें से 15-20% लोग केसेस सीवियर थे। जिस प्रकार से आईसीयू में भरे लोग, जिस प्रकार से उनको दवाइयां दी गई, जिस तरीके से स्टेरॉइड का अब्यूज हुआ, मिसयूज हुआ, और जिस तरीके से शुगर मैनेज नहीं हुई, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जिस प्रकार से दवाइयों का आज की तारीख में अभाव है,
देखिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन जो इसकी फ्रंटलाइन थेरेपी है वो आज मिल नहीं रही है। बहुत सारे लोग मरीज इकट्ठे हुए हैं, भर्ती हुए हैं, उनको वो दवाई नहीं मिल पा रही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ऑल्टरनेटिव दवाइयां हैं, पोसाकोनाजोल, इज़ोकोनाजोल, वो भी नहीं मिल रही है। तो नंबर हमारे देश में नंबर एक तरफ अगर हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो सबसे बड़ी चुनौती भी है। ठीक है, समझना ठीक है, आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर अनीता, जिस केसेस के म्यूकरमाइकोसिस के हम शायद 250 से 300 केस पूरे साल भर में देखते थे, आज हम 5 से 6,000 केस देख रहे हैं। जो दवाई कंपनियां 1 लाख एम्प्यूल्स महीने के बनाती थी, आज वो 2 दिन में खत्म हो जा रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोविड के सुनामी के बाद एक छोटी सुनामी जरूर आई है जो हमारे को चैलेंज कर रही है। और इसमें दवाइयां रेमडेसिविर नहीं है, ये रेमडेसिविर जैसी दवाई नहीं है जिसमें ये नहीं पता कि हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। एम्फोटेरेसिन इज द ओनली मेडिकेशन व्हिच कैन क्योर म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, डॉक्टर अनीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, डॉक्टर राहुल भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम वली जी, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर वली, बहुत स्वागत है आपका। जिस बात का आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। दरअसल ये फंगस क्यों होती है ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में क्या कोई एक टाइम पीरियड रहता है कि इतने वक्त तक अगर उभरना होगा ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस तो उभर जाएगी, या फिर 2, 3, 4 महीने बाद भी ये उभर सकती है? जी, मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना के मरीज ज्यादातर आईसीयू में रहते हैं जो या वार्ड में रहते हैं, कई कई दिन तक नहाते नहीं है, उनकी नाक में जो है थोड़ा सिक्रीशन इकट्ठे होते हैं और बाद में घर आके बहुत कमजोर रहते हैं तो बार बार नाक नहीं साफ कर पाते। और ये जो फंगस है इसके अगर प्रारंभिक लक्षणों को हम नहीं पहचानते हैं तभी ये आगे खतरनाक रूप धारण करता है। नॉर्मली जो कोरोना से पीड़ित हों वो भी और बाकी लोगों को भी जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, ये स्टेरॉइड इसमें काफी बात हो रही है। इसके अलावा HIV के भी बहुत से मरीजों में ये देखा गया है पहले, और पहली वेव में भी ये नॉर्मल पेशेंट्स में और कोरोना के पेशेंट्स में देखा गया है। इसमें हाइजीन की सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंस है। कोरोना से सफर करने के बाद आपको हाइजीनिक रहना है, तमाम हाथ वगैरह धो के, नाक में पानी डाल के, आंखों को धो के, दिन में जितनी बार आप वॉशरूम में जाएं अपना फेस वॉश करें, तो ये बीमारी जो है शायद इतना विकराल रूप नहीं धारण कर सकती। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नाक धोना, मुंह धोना और आंखें धोना इसका इलाज है। और ये जो फंगस होते हैं ये करीब 1.5 लाख से 5 लाख तक तरह के होते हैं ब्रह्मांड में, और उसमें से कुछ हम मेडिकली जो जानते हैं फंगस, जैसे राइजोपस है, म्यूकरमाइकोसिस वाला है, अभी ये व्हाइट फंगस आ गया, स्क्लेरोटाइना इसका नाम है, व्हाइट फंगस। तो ये जो फंगस हैं ये शायद हमने जो बहुत सारे हमारे सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए थे वो हमने एक्टिवेट करे हैं, उनमें भर के ऑक्सीजन हमने पहुंचाई है, या तो वहां से शुरू हुआ है ये मामला। हम ब्लेम नहीं करते कि आपने आईसीयू में जो उसका पानी है ऑक्सीजन का वो अच्छा नहीं रखा, या आपके आईसीयू के वेंटिलेटर्स में फंगस चला गया, नेबुलाइजर में चला गया, या ह्यूमिडिफायर से चला गया। लेकिन मैं इस बात पे जोर दूंगा, एक तो ये बीमारी पहले से होती आई है, ये पुरानी बीमारी है, कोरोना के बाद ज्यादा केसेस इनके, अगर आप इसका नक्शा बना के देखें तो ये सेंट्रल इंडिया के चारों तरफ है, पेरीफ्री और जो नॉर्थ ईस्ट है और जो नॉर्दर्न एरिया है वो बचा हुआ है। अजीब सा ये नक्शा मैंने रात देखा इसका जो प्लॉट करके, तो ये सब दिल्ली और दिल्ली के आसपास राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब वो जो जगहें हैं जहाँ पे ज्यादा केसेस हुए हैं। एक तो ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इसका कि चूंकि इस वेव में ज्यादा पेशेंट हुए हैं तो ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस देखा गया है। अब पटना से जो रिपोर्ट आई है उन्होंने व्हाइट फंगस देखा है। तो ये जो फंगल कॉन्टामिनेशन हम इसको कहते हैं, कॉन्टामिनेशन, या इसको हम अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये जब होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो कोरोना से सफर करने के बाद आप अच्छा खाना, अच्छे विटामिन खाते रहेंगे, सफाई रखेंगे और अपनी नाक मुंह का ख्याल रखेंगे, गार्गल्स करेंगे, तो मैं आपको हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कुल मिला के कहा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, स्टेरॉइड का आपने बात की, स्टेरॉइड की अगर मैं आगे इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो स्टेरॉइड लेने पर क्या कुछ परहेज करना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के खास तौर पर नहीं लेना चाहिए, जिस बात का जिक्र हम इसके पहले भी एपिसोड में करते हुए आए हैं, इससे पहले जो प्रोग्राम करते हुए आए हैं उसमें भी इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन
क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए कि आगे कम से कम फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं ना हो? नेहा जी, सिंपल सी बात है, जब आप स्टेरॉइड खा रहे हो तो शुगर अपनी चेक करानी है, और अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ में आपको जो सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो तत्परता से आपको डॉक्टर से बात करके अपना दिखवाना चाहिए, इससे पहले कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए या वो ब्रेन तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद इसका इलाज करना काफी कठिन होता है। तो सिंपल स्टीरॉइड को 7 से 10 दिन से ज्यादा नहीं देना, 2 मिलीग्राम की डोज जो डेक्सामेथासोन की है उससे ज्यादा नहीं देनी, दिन में 3 बार से ज्यादा, और जब आपका सैचुरेशन कम हो रहा हो तभी डेक्सामेथासोन की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। जो गांव में आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि झोला छाप डॉक्टरों से स्टीरॉइड ना लें, क्योंकि उनके लिए रामबाण उन डॉक्टरों के लिए, सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों के लिए एक ही होता है, स्टीरॉइड और स्टीरॉइड। तो उससे बच के रहें। साथ में अपनी शुगर्स को नियमित रूप से चेक करवाएं, क्योंकि 40% लोगों को यही नहीं पता कि हम डायबिटिक हैं। तो हमारे को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, हेल्थ को सेंटर स्टेज पे लाना पड़ेगा, और अपने शरीर को पहले स्वस्थ बना के आगे देश में सोसाइटी को और देश के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इंडिविजुअल आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तब तक देश स्वस्थ नहीं हो पाएगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कोरोना बता रहा है। कोरोना जरूर परेशानियां ला रहा है, पर कोरोना ये भी बता रहा है कि स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डायबिटीज पे 80% कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसके बाद भी शायद बहुत सारे लोगों को डायबिटीज मैनेजमेंट इस समय बहुत परेशानी का सबब बन चुका है, जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारे को फोकस दोबारा लाना जरूरी है। जब कोविड खत्म होगा, नेहा दुबे जी, जितना अच्छा शो आप करती हैं और लोगों को जानकारी पहुंचाती हैं, उसके माध्यम से हमें बताना पड़ेगा कि शुगर के क्या क्या रोगों को करना चाहिए, क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, और शुगर के बारे में क्या चीजें तथ्य हैं। तो इसी के माध्यम से जब भी स्टीरॉइड कम से कम डोज में, एप्रोप्रिएट डोज में, एप्रोप्रिएट टाइमिंग, लॉन्ग टर्म नहीं देनी है। स्टेरॉइड हर चीज का मर्ज नहीं है। अब देखिए, वो म्यूकरमाइकोसिस जैसी नहीं, ये तो स्टेरॉइड की बात होगी सर, कि हम अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर डॉक्टर्स दे रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल उनको रखना चाहिए। लेकिन हम आम लोगों की बात करें जो कोरोना पेशेंट हैं, या फिर यूं कहें कि माइनर सिम्टम है उनको, लेकिन फिर भी वो क्वारंटीन में रह रही हैं, उनको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, या ऐसे लोगों का कितना प्रतिशत अभी तक निकल के डॉक्टर अनीता सामने आया है? हाँ नेहा जी, 5% लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। ठीक है डॉक्टर अनीता, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर राहुल, पूरी बात कर लीजिए अपने। 5% लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड कोविड हुआ था, पर स्टीरॉइड नहीं मिली, और उनका स्टीरॉइड ना मिलने के बाद भी उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक नहीं था, उन लोगों में भी फंगस पाई गई है। तो इसका मतलब फंगस का कहीं ना कहीं स्टीरॉइड के साथ बिना भी शुगर्स के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो रिसर्चर्स के लिए है कि क्या वायरस शुगर्स को प्रीडिस्पोज कर रहा है या पेनक्रियास पे किसी तरह से अफेक्ट डाल रहा है, ये भी देखना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना जरूरी है, जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन का हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में शामिल हो सकता है म्यूकरमाइकोसिस के केसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर अनीता, गांव तक चीज को ले जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है, वो लोग किस तरह का ध्यान रखें, क्या कुछ खास ध्यान रखें कि बाद में ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसे समस्याओं से दो चार ना होना पड़े उन लोगों को, जिनको माइल्ड सिम्टम थे, जो ठीक हो गए, जो ना आईसीयू में रहे, ना स्टेरॉइड ली, ना डायबिटिक पेशेंट है, वो किस तरह से ध्यान रखें अपना? ओके, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, होम क्वारंटीन में है, और जिसका कोई सिम्टम्स भी नहीं है, कोविड पॉजिटिव है, उसको तो पूरा ही लाइफस्टाइल बदल करके रहना है। एक तो है, हमको पता है ये वाला जो वायरस अभी एयरबॉर्न है, तो यू हैव टू कीप आपका दरवाजा और विंडो सब ओपन करके रखना है, फुल वेंटिलेशन चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, हम लोग अगला साल बोले थे 2 मीटर का 2 गज का दूरी मेंटेन करिए, इस बार हम बोलते हैं कि 10 मीटर के रखिए, बिकॉज इतना तेज से फैल रहा है। तो कीप एवरीथिंग ओपन। अगर आप एसी लगाएंगे तो दरवाजा और विंडोज खोल करके रखिए, फुल एयर होने लगेगा। दूसरा बात में क्या है, अगर आपका कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कैंसर का मरीज है, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एटलीस्ट टेलीमेडिसिन करिए, क्योंकि आपकी बीमारी कंट्रोल में हो। शुगर देखना है, एक डेली आपको वो ब्लड टेस्ट करना है छोटा सा,
वो ब्लड शुगर CBG बोलते हैं, तो इट इज अंडर कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं है, फोन उठाइए, डॉक्टर से बात करिए, डोज एडजस्ट करके शुगर एकदम सही ढंग से रखिए। इसके साथ साथ हमको भी लंग्स का एक्सरसाइज भी करना है। हम जिसको पेशेंट्स को बोलते हैं योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, क्योंकि हमारा ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स में आएगा। हम लोग ये भी पेशेंट को बोलते हैं आप 3 वेपर ले लीजिए, मुंह खोल करके, नाक खोल करके, एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसमें अगर कुछ भी बैक्टीरिया उसके अंदर हो तो कुछ फायदा होगा। उसके साथ हाइजीन का तो कुल मिलाकर ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और बाकी योगा करते रहना है। बाकी जो आप बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक उन बातों को मुझे लगता है दर्शकों को सुनना चाहिए। और अगर ब्लैक फंगल और व्हाइट फंगस से कम छुटकारा पाना है तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना यहाँ पर जरूरी है। लेकिन डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फंगल के लिए या फंगस इन्फेक्शन जो निकल के सामने आ रहा है उसके लिए कुछ खास प्रोटोकॉल्स भी है क्या? देखिए, प्रोटोकॉल्स तो अभी बनेंगे और गाइडलाइंस भी आएंगी, और एक गाइडलाइन आ भी चुकी है ICMR की। लेकिन मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों के घरों में लॉन है या जो लोग खेती कर रहे हैं, गांवों में भी हैं, वो भी सुन रहे हैं आजकल बहुत ध्यान से सब बातें, उनको ग्लव्स पहनना चाहिए और गमबूट पहनना चाहिए। प्राइमरीली ये जो फंगस है ये सॉइल से आता है, उसके अलावा ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डेली डस्टिंग घर की, और मैं एक और सावधानी बताता हूँ जो बड़ी प्रैक्टिकल है। जो आप जूते पहन रहे हैं, केरला में जैसे लोग करते हैं, अपने घर के अंदर जूते नहीं लाते हैं, पहले बाहर जूते उतारते हैं, फिर अंदर आते हैं। अगर इतना न कर सके आप तो बेडरूम में चप्पल तक बिल्कुल मत लाइए। बेडरूम में चप्पल जूता लाने का मतलब यू आर इनवाइटिंग सुपर इन्फेक्शन। कुछ भी हो सकता है, वो ब्लैक व्हाइट फंगस के अलावा भी कुछ हो सकता है। अगर आप पैड्स रख रहे हैं तो वो पैड्स को आप बिस्तर पर मत आने, आजकल बिल्कुल साल 6 महीने परहेज करिए, हाथ धोते रहिए। और मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मुंह और नाक का धोना बहुत जरूरी है, और इस बात का इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। हॉस्पिटल्स में पहले कल्चर की जाती थी, ICU की, इंटेंसिव केयर रूम्स की, और हॉस्पिटल के डिफरेंट जगहों की और मशीनों की। तो ये खासतौर से जो वेंटिलेटर के अंदर जो धोखनी होती है, जहाँ से हम सांस को, हवा को पुश करते हैं, बनाते हैं, उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो वेंटिलेटर्स का भी कल्चर होना चाहिए, और जो वेंटिलेटर्स की ट्यूबिंग है वो डिस्पोजेबल पार्ट उसका चेंज करना चाहिए। नेबुलाइजर और ह्यूमिडिफायर को हमको साफ रखना है। अगर एक आदमी एक नेबुलाइजर को यूज करे तो ज्यादा अच्छा है। और जो मास्क है उसको भी डिस्पोज करना चाहिए, या अगर डिस्पोजेबल नहीं है तो उसको बार बार सोप वाटर से धोकर सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हाइजीन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और अर्ली लक्षण जो कि आई एम श्योर कोई आपके प्रोग्राम में पहले पार्ट में डिस्कस हो गए होंगे, अनएक्सपेक्टेड पेन इन द चीक, अनएक्सपेक्टेड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, काला खुरन निकलना, नाक से आंख में सूजन होना, धुंधला दिखना, सर में एक तरफ दर्द होना, नाक में दर्द होना, गले में जो है दर्द होना, किचकिच होना, और जबान के ऊपर काली से पपड़ी जमना। ये अर्ली लक्षणों को हम अगर पहचान लेंगे तो ये ट्रीटेबल डिजीज है। 54% इसमें मॉर्टेलिटी है एज पर डॉक्यूमेंट। ठीक है डॉक्टर राहुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फंगल इन्फेक्शन की लगातार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में मरीजों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना? ये तो ठीक है, ये तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर राहुल। सिंपल सी बात है, हर सिस्टम में एक म्यूकरमाइकोसिस क्लिनिक होनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है, जिसके अंदर ENT सर्जन, आई सर्जन, ब्रेन का सर्जन, ID स्पेशलिस्ट, इंटरनल मेडिसिन और हीमेटोलॉजिस्ट का काम है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट, सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल साफ तरीके से रखना आवश्यक है कि किस प्रकार की चीजें हो सकती है। तीसरा, एनवायरमेंटल, जिसपे कोई बात नहीं हो रही, वो है एनवायरमेंटल। अपनी जगहों को, ये जो AC चल रहे हैं, इसकी जगह हमारे को फ्रेश एयर का सेवन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सर्कुलेशन से स्पोर्स हटते हैं। जो स्पोर्स एनवायरमेंट में घूम रहे हैं, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है तो उससे ठीक होते हैं। तो वेंटिलेशन की गाइडलाइन है कि आप 80% जो आप एयर को रीयूज करते थे, उसकी जगह 100% एयर को यूज करेंगे। फ्रेश एयर मतलब AC में हर बार 100% फ्रेश एयर आएगी, और 12 से 14 सर्कुलेशन पर घंटे के हिसाब से पूरे सर्कुलेशन होगा रूम में।
ऐसी चीजें अस्पतालों को करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में सेंट्रल एसी होता है। तो इस पर भी रिसर्च होने की आवश्यकता है कि सेंट्रल एसी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पतालों में ये आउटब्रेक हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए होस्ट एनवायरमेंट, शुगर की चीजें हमें मेंटेन करना जरूरी है। एंडोक्राइन वाले डॉक्टर का होना आवश्यक है। हमारे को म्यूकरमाइकोसिस की हेल्पलाइन खोलनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवगत करा के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ पाए। एक सवाल का जवाब और इससे डॉक्टर राहुल ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से दवाइयों का उपलब्धि कराना, फ्रीली करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दवाइयां नहीं मिलेंगी तो ये रेमडेसिविर नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। एम्फोटेरेसिन लाइफ बचाती है, लाइफ अगर वो नहीं मिलती तो लाइफ चली जाती है। ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये दवाइयों की कालाबाजारी और जमाखोरी जो हो रही है, इसके खिलाफ कड़े कदम उठाना कितना जरूरी आप समझते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अस्पताल से जुड़े हुए लोग ही इसके अंदर कहीं ना कहीं लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाना कितना जरूरी है? नेहा जी, 1 लाख पन्नों का, 1 लाख शब्दों का कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंस ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लिखिए सब चीजें हैं, हमारे पास सब चीजों का लॉ है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कितनी सख्ती से करेगा, ये जानना आवश्यक है। टीएन शेषन साहब ने पहली बार हमको बताया पूरे विश्व में कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की कितनी पावर्स होती हैं। तो ये जो कालाबाजारी है रेमडेसिविर में हुई और ऑक्सीजन में हुई, क्या हमारे को पिछले 2 महीने में हम कड़े कानून के अंतर्गत इनको सजा नहीं दे सकते थे? तो जो एग्जेम्पलरी होती ताकि लोग उससे डरते। क्या इतना लालच बढ़ चुका है? लालच देखिए सोसाइटी में कितना बढ़ चुका है कि वो एक इंसान की जान पे खेल के पैसा कमाना चाहता है। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही हैं। जब तक हम इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इन लॉज को, जब तक लोगों में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक ये कालाबाजारी नहीं। ठीक है डॉक्टर अनीता, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित, ठीक है सर, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। किस तरह के बदलाव आप समझती हैं कि आने चाहिए इस महामारी को लेकर, इस बीमारी को लेकर, अब इसके इलाज में, या फिर सरकार की तरफ से भी? सरकार की तरफ से इसको बहुत सारे आगे कदम उठाना चाहना है, क्योंकि हमको ये बढ़ सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्री सही ढंग से करना है, ब्लैक मार्केटिंग तुरंत स्टॉप करना है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग चेन्नई में करते हैं, एटलीस्ट इन बिग हॉस्पिटल्स, आप बाहर से ये दवा खरीद नहीं सकेंगे, बिकॉज आप एम्फोटेरेसिन भी घर पे नहीं दे सकते, एडमिट करके देना है। तो सभी दवा हमको फार्मेसी से पेशेंट के नाम के ऊपर खरीदना है। फार्मेसी आपको अरेंज करेगा दवा के लिए, तो ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगा। उसके साथ साथ भी रजिस्टर लिखना है कि कैसे कहाँ से दवा आ रहा है, कितना स्टॉक्स है, कितना होर्डिंग है, सही ढंग से पेशेंट के अंदर मिल रहा है। ये पूरा आपको गवर्नमेंट को सही ढंग से देखना है। बेड का भी ये बीमारी के लिए एडमिशन चाहिए, घर पे इलाज नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जो दो दवा है एम्फोटेरेसिन भी और लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन, दोनों दवा को हमको इंजेक्शन से देना है, तो काफी दिन से देना है। तो एटलीस्ट फर्स्ट 1 वीक आपको हॉस्पिटल के एडमिट करके देना है, उसके बाद आप घर पे लेना है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्री, ब्रिंगिंग डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इनटू द पिक्चर और फार्मेसी कंट्रोल भी आना है, प्लस अवेयरनेस। और हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करना है, यू आर अ टीवी चैनल एंड अ मीडिया, वो सबको बताना है कि यहाँ यही करना है, अवेयरनेस ये हो सकता है। बिल्कुल, जागरूकता होनी बहुत जरूरी। ठीक है डॉक्टर अनीता, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर वाली सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र मैं डॉक्टर अनीता से कर रही थी, वही सवाल मेरा एक बार फिर से आपसे है कि महामारी घोषित करना क्या जरूरी है? क्योंकि तमाम राज्य एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इसे महामारी घोषित कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद लगाते हैं? किस तरह का बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। महामारी घोषित किया है, पॉलिसी मैटर है, और इसके साथ जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर भार्गव ने, कि इसके लिए सबसे पहले हेल्पलाइन एक शुरू करें ताकि हमें आइडिया हो पूरे देश में कितने केसेस हैं। अभी जो स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं 21 जगह से आ रही हैं, पूरी स्टेटिस्टिक्स अभी नहीं आई है, ये फैलेगी अभी और ये फंगस पर्सन टू पर्सन भी फैलता है। जिस तरह से अभी बताया गया एनवायरमेंट डिजीज है, मैंने भी कहा था कि सफाई रखें एनवायरमेंट के थ्रू, एक के थ्रू और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के थ्रू। और जो जहाँ तक दवा का हिसाब है, दवा को तो अब तक इम्पोर्ट कर लेना चाहिए था। अभी आवाजें उठ रही हैं कि इम्पोर्ट किया जाएगा, इम्पोर्ट अब तक हो जानी चाहिए थी, बिकॉज पिछले एपिडेमिक में, पिछले पेंडेमिक में इस दवाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, बिकॉज कितने लोगों को हुआ था, सबको मिल देती है, महंगा इंजेक्शन है और ज्यादा डोज में, ग्राम में इसकी डोज है, तो इसके हिसाब से जो डोज कैलकुलेट होती है
हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज सिंगापुर वगैरह जाते हैं और पेशेंट की दवाई लाते हैं, इंपोर्टेड मेडिसिन। इतना मुश्किल काम नहीं है ये, तो जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वी विल लूज सो मेनी टाइम। ठीक है, सो मेनी। ठीक है डॉक्टर राहुल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। जागरूकता इसमें कितनी महत्वपूर्ण आप समझते हैं और कितनी जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर पहुंचाना? नेहा जी, सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। अगर कोई हथियार है पेंडेमिक में, हम सबका इलाज नहीं कर सकते, बट हम सबको बीमारी होने से बचा सकते हैं, वो है इंफॉर्मेशन के माध्यम से। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे 70% लोग मास्क नहीं लगाते और बाकी 30% में वो 70%, 30% के लोग मास्क ढंग से नहीं लगाते, तो आप सोचिए कितना बड़ा तबका है जो मास्क इतने 1.5 साल के अथम प्रयासों के बाद भी जागरूक नहीं हो पा रहा। नेहा जी, आप रोज इतने शो कर रही हैं, इतना प्रयास कर रही हैं लोगों को अच्छी बातें बताने का, कितना बड़ा अभाव है। तो उनकी लोकल लैंग्वेज में मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, जो भी आपके दर्शक हैं, कि आप अपनी बीमारी के बारे में समझिए, आप निर्भर बनिए, तभी हम बीमारियों को हरा पाएंगे। ये पहली चुनौती नहीं है, ना आखिरी चुनौती है, चुनौतियां आती रहेंगी, पर अगर आप जागरूक हैं, सशक्त हैं, समझते हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आप बीमारियों को हरा पाएंगे। कोविड भी वही बीमारी है जो हम सब मिलकर हरा सकते हैं। और मैं तीसरी वेव पे आपको बोल दूं, अगर आप लोग सशक्त रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो तीसरी वेव नहीं आएगी और ऐसा बुरा समय आपको और हमको अगले 5000 सालों में भी नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे ब्लैक फंगस की आज हमने बात की, व्हाइट फंगस की आज हमने बात की, और हमने बताया, हमने जाना, हमने ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, कैसे ये लोगों के अंदर पहुंचता है, और इलाज अगर वक्त पे मिल जाता है तो मरीज को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस की कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग जागरूक रहें और आप लोग लगातार ये कोशिश करते रहे कम से कम ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारी आपको अपनी चपेट में ना ले। इसके लिए हम लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।